गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग जैसा जानते हैं, मैं आशीष कुमार वर्मा पिलर क्लासेस के साइंस फैकल्टी का टीचर हूं। आज हम लोग इस सैम्पल पेपर के सीरीज में साइंस का सैम्पल पेपर 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो हमारे साथ बने रहिए इस चैनल पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, केमिस्ट्री से है। वाई आर सर्टेन कंपाउंड्स कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स? राइट द जनरल फार्मूला फॉर होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कीन, अल्कीन एंड अल्काइंस। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका फर्स्ट पार्ट है, कह रहा है क्या कि कुछ कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन क्यों कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है पहले ये जान लेंगे। वैसे कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन के कोवैलेंट बॉन्डिंग से बनते हैं, जैसे कि सबसे बेसिक में मीथेन, और भी बहुत से कंपाउंड है, जैसे कि हम लोग कुछ अल्कोहल्स के बारे में भी जानते हैं, जैसे C2H5OH। तो एक्चुअली ये कार्बन और हाइड्रोजन के कोवैलेंट बॉन्डिंग से बनते हैं। तो वैसे कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन के कोवैलेंट बॉन्डिंग से बनेंगे उनको हम लोग हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर कि सर्टेन कंपाउंड्स आर known as hydrocarbons because they are formed due to the covalent bonding of carbon and hydrogen atom। इसमें यह भी पूछ रहा है कि राइट द जनरल फार्मूला फॉर द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। सो आप लोगों ने जब कार्बन कंपाउंड चैप्टर पढ़ा था तो उसी समय आप लोगों ने अल्केन का जनरल फार्मूला पढ़ा था। अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। अल्कीन का भी आप लोगों ने पढ़ रखा था, अल्कीन का CnH2n। एंड अल्काइन का होमोलोगस का फार्मूला CnH2n-2। तो जो इनका जनरल फार्मूला होता है उसी को होमोलोगस फार्मूला भी बोलते हैं, बिकॉज इसी फार्मूला का यूज़ करके हम लोग नेक्स्ट कॉन्टिन्यूअस मेंबर फाइंड करते हैं, और कॉन्टिन्यूअस मेंबर को ही हम लोग होमोलोगस कंपाउंड्स भी बोलते हैं। सेकंड पोर्शन इसका है, राइट द नेम ऑफ द रिएक्शन दैट कन्वर्ट्स अल्कीन्स इनटू अल्केन्स एंड ऑल्सो राइट अ केमिकल इक्वेशन टू शो द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द रिएक्शन टू ऑकर। सो बी क्वेश्चन इज दैट कि आपको एक ऐसा रिएक्शन बताना है जिसमें अल्कीन ये चेंज होगा अल्केन में। तो अल्कीन अल्केन में कैसे चेंज होगा? तो जो प्रोसेस है अल्कीन को अल्केन में चेंज करने का वो है एडिशन रिएक्शन, जिसको हम लोग एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं या हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो कह रहा है क्या कि अल्कीन को अल्काइन में कैसे चेंज करेंगे, और उसके लिए सर्टेन पॉसिबल सिचुएशन के लिए आपको केमिकल इक्वेशन भी लिखना है। तो कह रहा है क्या कि राइट द नेम ऑफ द रिएक्शन। तो द नेम ऑफ द रिएक्शन इज, यानी दैट इज हाइड्रोजनेशन और एडिशन रिएक्शन is the process of changing alkenes into alkanes। अब सर्टेन पॉसिबल सिचुएशन के लिए हम लोगों को केमिकल इक्वेशन भी लिखना है। तो केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगा? सपोज एक अल्कीन हम लोग लेते हैं C2H4, द बेसिक अल्कीन विच इज़ नोन एज इथीन। जब इसका हम लोग रिएक्शन करवाएंगे निकेल कैटलिस्ट के साथ और हाइड्रोजन गैस के साथ एडिशन करवाएंगे निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में,
या फिर इस रिएक्शन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि +H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। तो ये रिएक्शन एडिशन रिएक्शन कहलाएगा या फिर हाइड्रोजनेशन कहलाएगा, क्योंकि हम लोग हाइड्रोजन इसमें ऐड कर रहे हैं। तो इट विल फॉर्म C2H6 विच इज़ अ इथेन, जो कि इथेन है। तो अल्कीन जो है वो अल्केन में चेंज हो रहा है। तो इस रिएक्शन को हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये पूरा सॉल्यूशन है आपके क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 में पहला पार्ट ये था जिसको हम लोग सबसे पहले ये बताएं कि हाइड्रोकार्बन क्या कहलाता है और क्यों सर्टेन कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दूसरे पार्ट में हम लोगों ने बताया कि होमोलोगस का फॉर्मूला क्या होगा, होमोलोगस का फॉर्मूला क्या होगा। फिर इसके बी वाले क्वेश्चन में पूछा कि इस प्रोसेस का नाम क्या होगा। तो प्रोसेस का नाम या तो क्या होगा, हाइड्रोजनेशन होगा, या फिर इस प्रोसेस का नाम होगा एडिशन रिएक्शन होगा। ठीक है। देन उस सर्टेन सिचुएशन के लिए आपको केमिकल इक्वेशन भी लिखने को बोला, तो ये इसका केमिकल इक्वेशन हो गया। तो ये पूरा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 2। इट इज फ्रॉम केमिस्ट्री ऑल्सो एंड द चैप्टर इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। सो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके फर्स्ट में क्या पूछा है कि स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ तो हम लोग सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन increasing order of their atomic number, then the elements with similar properties are repeated at regular interval। ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है। इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, तो सेकंड पार्ट हम लोग देख लेते हैं। सेकंड पार्ट, why is position assigned to hydrogen in periodic table considered anomalous। जैसा कि आप लोग पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं, इसमें हाइड्रोजन को प्लेस किया गया है ग्रुप फर्स्ट में, और ग्रुप फर्स्ट में तो सारे हाइड्रोजन नीचे सारे जो मेटल के सीरीज हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब मेटल के सीरीज हैं। तो हाइड्रोजन एक्चुअली है नॉन मेटल, लेकिन उसको मेटल के ग्रुप में रखा गया है। तो ये इसका जो प्लेस है वो एनोमलस है। तो एनोमलस क्यों है वो हमको एक्सप्लेन करना है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन अगर ये किसी मेटल से कंबाइन करेगा तो वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन अगर किसी क्लोरीन वगैरह से रिएक्ट करेगा तो उस समय ये प्लस चार्ज के फॉर्म में तो आता है, अल्कली के फॉर्म में रिएक्ट करता है, बट फॉर्म करता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसलिए इसका जो प्लेस है वो एनोमलस है। तो हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन व्हेन कंबाइंस विद members of halogen family, it behaves like alkali but form covalent bonds when react with ऑक्सीजन। जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। इनसे रिएक्ट कर रहा है, हैलोजन मेंबर के फैमिली से रिएक्ट कर रहा है तो अल्कली बिहेव कर रहा है, प्लस चार्ज उस पर दिखाता है वो। तो इन सब रीजन की वजह से इसका जो प्लेस है वो एनोमलस है। हेंस द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन
इन periodic table is anomalous. That is your answer. तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया. कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है वो बायोलॉजी का क्वेश्चन है, जो कि आप लोग खुद से कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो फिजिक्स से लिया गया है. मैग्नेटिज्म चैप्टर है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. कह रहा है कि अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर एज सोन इन फिगर. फिगर में जैसा आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है उस तरीके से कॉइल प्लेस किया हुआ है सोलेनॉइड के स्ट्रक्चर में, और उसमें गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है. राइट साइड में जो गैल्वेनोमीटर है, और इधर एक लेफ्ट साइड में एक मैग्नेट, बार मैग्नेट रखा हुआ जो कि नॉर्थ साउथ को पॉइंट कर रहा है. आपको बताना क्या कि इन विच डायरेक्शन द डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर विल बी व्हेन. फर्स्ट में क्या कर रहा है कि मूव्ड क्विकली टुवर्ड इट. जब बार मैग्नेट को इसकी तरफ हम लोग टर्न करेंगे, तो जब बार मैग्नेट को इसकी तरफ हम लोग घुमाएंगे तो क्या होगा. तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट में क्या हो जाएगा आंसर कि व्हेन बार मैग्नेट इज मूव्स टुवर्ड्स द कॉइल देन डिफ्लेक्शन ऑफ द निडल इज राइट. व्हाट, राइट की तरफ होगा. द निडल ऑफ गैल्वेनोमीटर is deflected towards right. और इसके बी में क्या कर रहा है कि जब इससे हम लोग दूर ले जाएंगे when we move quickly away from it. तो जब हम लोग इससे तेजी से हम लोग दूर ले जाएंगे कॉइल की तरफ से, तो ये उसका अपोजिट, अभी राइट हुआ था तभी लेफ्ट हो जाएगा. तो द needle of the galvanometer is deflected towards left. इसमें एक और वाला भी क्वेश्चन है. और वाला क्वेश्चन क्या है उस पर भी हम लोग चलते हैं. अभी क्वेश्चन के और में क्या है, 5 के और में, कि अ कंपास निडल गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्राउट नियर अ करंट कैरिंग कंडक्टर वाई. एक कंपास निडल को जब हम लोग एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास रखते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन क्यों होता है. तो ये भी मैग्नेटिज्म का ही क्वेश्चन है. इसके ए में क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन जो है और का 5 का जो फर्स्ट है वो क्या है, उसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे. कि एक कंपास का निडल को अगर हम लोग सपोज करो कि ये कंपास का निडल है, कंपास का निडल हमेशा नॉर्थ को पॉइंट करता है, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया. अगर इस कंपास के निडल को हम लोग एक करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें करंट कैरिंग हो रहा है, करंट सपोज जा रहा है इसमें, अगर हम इसमें इसके नज़दीक रखेंगे तो क्या होगा. तो हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लोग पढ़े कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ कंडक्टर इट पजेस मैग्नेटिज्म अराउंड इट. ये अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है. इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड इसमें भी आएगा. इसमें भी नॉर्थ पोल है, मैग्नेटिज्म है. तो एक मैग्नेट और दूसरे मैग्नेट को जब नज़दीक में लाते हैं तो डिफ्लेक्शन होता है. तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा. रीज़न क्या होगा, बिकॉज द इलेक्ट्रिक कंडक्टर पजेस मैग्नेटिज्म और पजेस मैग्नेटिक फील्ड. तो यही आंसर हमारा हो जाएगा कि द निडल ऑफ कंपास गेट deflected because the current carrying conductor possesses magnetism अराउंड इट. ये अपने आसपास मैग्नेटिज्म पजेस करता है. इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है और का, 5 का और का, व्हाट हैपेंस टू द डिफ्लेक्शन ऑफ निडल व्हेन करंट इन द कंडक्टर इज इंक्रीज्ड. अब जो कंडक्टर था उसमें करंट इंक्रीज करेंगे तो व्हेन करंट, हम लोग पढ़े कि स्टेट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिज्म में कि व्हेन करंट मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज इंक्रीज इन द स्टेट कंडक्टर देन द मैग्नेटिक फील्ड आल्सो इंक्रीजेज. मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज कर जाता है.
तो निडल का डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगा, तो आंसर हो जाएगा द निडल shows रैपिड डिफ्लेक्शन। निडल जो है वो काफ़ी तेज़ी से डिफ्लेक्शन शो करेगा। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में 3 पार्ट्स हैं और ये केमिस्ट्री पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से लिया गया है। क्वेश्चन है, एक टेबल आपको दिख रहा है, तो टेबल में ए, बी और सी कैटेगरी में एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि फ्रॉम द गिवन 3 कैटेगरीज ए, बी एंड सी पिक द वन विच फॉर्म डॉबिनर ट्रेड। इनमें से जो 3 कैटेगरी आपको दिख रहा है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, इनमें से कौन जो है वो डॉबिनर ट्रेड को फॉलो करता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं टेबल में, कैटेगरी ए जो वो डॉबिनर ट्रेड को फॉलो करता है। डॉबिनर ट्रेड कहता क्या है कि सपोज आपने 3 एलिमेंट्स लिया एक्स, वाई, जेड, और एक्स, वाई, जेड को आपने इस तरीके से अरेंज किया है कि वाई का जो एटॉमिक मास होगा वो एक्स और जेड के मीन के बराबर होगा। दैट इज वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज आइदर इक्वल टू और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एक्स प्लस जेड बाई 2। तो ऐसा सिर्फ कैटेगरी ए में हो रहा है, और कैटेगरी ए में सोडियम, लिथियम और पोटेशियम का सीरीज़ है, तो इसी में ये चीज़ हो रहा है। तो हम लोग इसको अभी लिखेंगे। आंसर क्या हमारा होगा? आंसर फर्स्ट में कि कैटेगरी ए फॉलोज द डॉब्रिनर ट्रेड्स। कैटेगरी ए जो वो डॉबिनर ट्रेड्स को फॉलो करता है। कम टू इट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। बी में क्या कह रहा है? वाई डिड मेंडलीव प्लेस्ड एलिमेंट्स ऑफ कैटेगरी ए, बी एंड सी इन 3 डिफरेंट ग्रुप। इसमें कह रहा है क्या कि ए बी सी जो सीरीज दिखाई दे रहा है, इसको अगर मेंडलीव के अकॉर्डिंग जाए तो मेंडलीव ने ए बी सी को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया था। रीज़न क्या है? तो मेंडलीव का डिवाइड करने का तरीका क्या था कि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग हम अरेंज करेंगे, सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट एक ग्रुप में आएंगे। तो ए बी और सी के जो एलिमेंट है उनका प्रॉपर्टी वेरी कर रहा है, एक बी के एलिमेंट का प्रॉपर्टी ए से मैच नहीं कर रहा, तो इस वजह से ए बी और सी को मेंडलीव ने अलग अलग ग्रुप में डाला था, अलग अलग पीरियड्स में उन्होंने डिवाइड किया हुआ था। तो आंसर हमारा हो जाएगा बिकॉज द प्रॉपर्टीज ऑफ elements of category A, B and C are different। इनके करेक्टरिस्टिक्स जो है केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज वो अलग अलग हैं, इसके वजह से। सी है इसका कि इज न्यूलैंड, क्वेश्चन नंबर सी इसका है, इज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव एप्लीकेबल टू ऑल द 3 कैटेगरीज, गिव रीजन टू जस्टिफाई। क्या न्यूलैंड का जो ऑक्टेव रूल है वो इस पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल आपको याद होगा कि अगर हम लोग म्यूजिकल नोट के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो हर 8th एलिमेंट जो होगा वो फर्स्ट एलिमेंट का रिपीटेशन होगा अकॉर्डिंग टू दियर प्रॉपर्टी। अपने प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वो हर 8th एलिमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग विल बी द रिपीटेशन ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ पे जैसे हम लोग सीरीज में देख रहे हैं, न्यूलैंड का एक ड्रॉबैक था कि वो हैवियर एलिमेंट्स के लिए फॉलो नहीं हो पाता था। कैल्शियम तक तो बहुत अच्छे से चलता था, लेकिन कैल्शियम के बाद के एलिमेंट्स के लिए वो फॉलो नहीं हो पाता था। और यहाँ पे हमारे पास हैवियर एलिमेंट्स भी हैं, जैसे आर्सेनिक दिया रखा है, गैलियम एलिमेंट दिया रखा है। तो इन सब एलिमेंट के लिए न्यूलैंड का लॉ फॉलो नहीं होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नो, इट डजंट फॉलोज, इट इज, या न्यूलैंड लॉ ऑक्टेव इज नॉट एप्लीकेबल। न्यूलैंड octave rule is not applicable for the given 3 categories,
जो दिए हुए 3 कैटेगरीज हैं उसके लिए फॉलो एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। रीज़न क्या हो जाएगा? बिकॉज रीज़न हम लोग लिख देंगे न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल states that when elements are arranged in group of 8, then every 8th element from the first will be the repetition of the first element according to the properties। तो प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग तो रिपीट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनका प्रॉपर्टी न्यूलैंड के अकॉर्डिंग तो इसमें मैच नहीं कर रहा है, तो ये हमारा जस्टिफिकेशन हो जाएगा। तो फिर चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। ये पार्ट 1 का जो हमारा सैम्पल पेपर 2 का जो पार्ट 1 का सॉल्यूशन था वो इसी क्वेश्चन तक रहेगा। कल एक और वीडियो अपलोड होगा जिसमें सैम्पल पेपर 2 का पार्ट 2 हम लोग अपलोड करेंगे और उसमें हम लोग बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करें।